हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। सबसे पहले तो आप सभी को कल होने वाले साइंस के आरबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जिनके आने की संभावना कल के पेपर में सबसे ज़्यादा है। पहली बात तो ये वीडियो इस चीज़ का दावा नहीं करता है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एज ए टीचर पिछले साल के पेपर्स को देखते हुए उसके हिसाब से अनुमान लगाकर हम लोग आइडिया लगाते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस बार के पेपर में कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक्स मेनली आ सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को मैं ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूँ एनालिसिस करने के बाद में कि इस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट 2-3 साल से 4-5 साल से पेपर्स में आ रहे हैं। इन टॉपिक्स में से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज फिलअप्स कैसे तरीके के आते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों में से अपन एक एक करके सेक्शंस को चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओवरऑल साइंस के पेपर में अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी सेपरेटली काउंट करूं तो 70 to 80 क्वेश्चंस के बीच में बैठते हैं, इतने क्वेश्चंस उसमें आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस सबको एक साथ काउंट करके। वैसे 4 सेक्शन में पेपर होता है। सबसे पहला सेक्शन जिसमें एमसीक्यूज आते हैं एंड फिलअप्स आते हैं। दूसरे सेक्शन में 1 वर्ड वाले या 1 लाइन वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड सेक्शन में थोड़े और बड़े आते हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन में डिस्क्राइब करने वाले आते हैं। डिस्क्राइब करने वाले में भी कोई खास बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पैटर्न थोड़ा इजी है। क्वेश्चन जो हैं वो छोटे ही होते हैं, डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेशंस और एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि कल सुबह पेपर होने वाला है, तो आज अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस कल आ सकते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ मैं। लास्ट 2-3 साल के एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये निकाला है निष्कर्ष। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसी पैटर्न पे आप काम करें। आपने पूरा पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर पाई, ठीक है, जो पास होना चाहते हैं, वैसे तो मेहनत सबको करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो इस टाइम पे निष्कर्ष चाहते हैं कि हमारा कुछ तो हो ही जाए, ठीक है, और जिन्होंने मेहनत कर रखी है लेकिन वो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा बेहतर कर लें, उनके लिए चीज़ है कि किस पार्ट को आपको बेहतर करना है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज में या छोटे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में से आता है कोएफिशिएंट वगैरह ढूंढने के लिए। मैं इधर लिखते चलता हूँ, आप उधर लिखते चलना, ठीक है। मैंने इसमें लिख रखा है, मेरे पास ये नोटबुक है मेरी, जिसमें मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग सेक्शंस बनाकर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं इधर केमिस्ट्री लिख देता हूँ। राइटिंग ऐसे ही चलेगी, आपको बस समझते लिखते चलना है, मैं बोलूँ वो चीज़, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस इन रिएक्शन। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, अब ये रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस में PbO प्लस NO2 प्लस O2, अब ये दे रखा है तो 2PbO ये है, ठीक है। तो अब इसमें से कोएफिशिएंट पूछ लेता है, ये जो आगे दे रखा है ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस चीज का हो रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। ये डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है। जैसे CuO प्लस H2O, CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस करना आपको आना चाहिए बेटा। इक्वेशन बैलेंस करना सीखा ही होगा, नहीं सीखा है तो छोटी सी 5-7 मिनट की एक वीडियो देख लेना, इक्वेशन बैलेंस करना भी आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे CuO है तो CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इधर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इधर इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकली, यानी इसने ऑक्सीजन दी, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीजन देता है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। तो CuO यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका खुद का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तीसरी चीज है pH वैल्यूज याद करनी है, pH वैल्यूज।
टॉपिक्स को मेनली लगाते चलना। पीएच वैल्यू में से भी किस चीज़ की, मेनली देखो ब्लड की, गैस्ट्रिक जूस की, 1 मोल HCl 1 मोल NaOH, ब्लड 7.4 HCl, 1 मोल HCl की पीएच वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है। जनरली 0 होती है लेकिन 1 भी लिखते हैं, है ना। तो 0 से 1 तक। और क्या था, गैस्ट्रिक जूस की 1.2 होती है और NaOH की 14 होती है। अगली चीज है, ये एमसीक्यूज और फिलअप्स दोनों में आ जाते हैं बेटा, है ना। नेम ऑफ एसिड्स इन सोर्सेज, सोर्स के अंदर या तो सोर्स का नाम पूछ लेगा एसिड देके, या एसिड का नाम पूछ लेगा सोर्स देके। जैसे लेमन के अंदर कौन सा मिलता है, तो लेमन के अंदर मिलता है सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में, एंट स्टिंग में, नेटल स्टिंग में, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में, बी स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड मिलता है। अगली चीज है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, सिंबल देके पूछ सकता है। फंक्शनल ग्रुप का सिंबल, जैसे कीटोन का सिंबल दे दिया, कीटोन का ऑलरेडी शायद आ चुका है एक आध साल में, C डबल बॉन्ड O, या फिर C सिंगल बॉन्ड से H एल्डिहाइड का, ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से OH कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सिंबल देके पूछ सकता है कि ये सिंबल किसका है, या फिर आपको फॉर्मूला दे देगा कोई सा भी, ठीक है। फॉर्मूला जैसे मान लो ये दे दिया CH3COOH। अब बताओ इसके अंदर ये किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, तो ऐसे दे सकता है। अगली चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे नंबर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम की M शेल में या सोडियम की K शेल में, या जो भी शेल का नाम देके कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेनली सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक एंड नाइट्रोजन, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है ना। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको करना ही करना है। दूसरी चीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैं इधर लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स है ये वाला, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर या बॉन्ड का नंबर। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए C2H6 ये एथेन है, एथेन के अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 2 ये वाला हो गया। देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे होंगे, 14, ठीक है। बॉन्ड से डबल होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर। या फिर C4H8 ये क्या है, ये ब्यूटीन है ये। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होंगे, कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, ये वाली चीज। अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एग्जांपल और एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, जैसे कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है, कौन सा नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से फिलअप्स में दिए जाते हैं या एमसीक्यूज में दिए जाते हैं। किसकी कंडक्टिविटी किससे ज्यादा है, ये ऐसे क्वेश्चन जो इसमें आते हैं। अगला टॉपिक है अपना एलॉयज की कॉम्पोजिशन। एलॉयज की कॉम्पोजिशन, जैसे कि ब्रास के अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, या फिर ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन वाला क्वेश्चन आता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखना अपन छोटे से बड़े की साइड में भी चल रहे हैं ना। 10 नंबर है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा ये पूरा करना है डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। क्यों करना है, डिस्प्लेसमेंट वाले में से एक तो रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें आनी चाहिए,
तो कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में भी इसमें से ब्लैंक खाली छोड़ के दे सकता है, जैसे दो चीज़ों की रिएक्शन दे दी और तीसरे में जो आगे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें से एक को खाली छोड़ दिया, एक को बना दिया। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल A, ये दे दिया प्लस NaCl। अब इसमें अपन को A बताना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगली चीज़ है सिल्वर का टर्निश होना, सिल्वर का कलर चेंज होना। टाइम कम ही है अपन लोगों के पास में, वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मुश्किल से मुश्किल मैं इसको आधे घंटे में या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके 30-40 मिनट में इसको ख़त्म करना चाहूँगा, है ना। हाँ, मैं सिल्वर वाला बता रहा था। सिल्वर वाली रिएक्शन तो जो Ag है, अगर इसको एयर में छोड़ देते हैं, Ag2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो एयर में प्रेजेंस है, इसके साथ रिएक्ट करता है और Ag2S बना लेता है और हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाती है। इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। तो सिल्वर का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन ये एयर के अंदर होती है, एयर में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसको बैलेंस जरूर कर लेना। अगली जेट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस चीज का? एथेनॉल का। और एथेनॉल इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथेनॉल में से और भी प्रॉपर्टीज आने के चांस हैं, जैसे कि एथेनॉल का मैं यहीं पे लिख देता हूं, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टीज में से क्या हो गई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो एथेनॉल है वो एथीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया। ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन में इसका क्या होता है, ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन इसका। और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एथेनॉल, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, ठीक है। इसके बाद है बड़े टॉपिक्स में वॉशिंग सोडा एंड पीओपी 13, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी, ठीक है। इसके बाद इस वाले में से ही सैपोनिफिकेशन, लास्ट ईयर एस्टरिफिकेशन आया था, है ना। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सोप के बनने की प्रोसेस। जब एस्टर को काई के साथ में NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, जो CH3COO Na प्लस C2H5OH अलग हो जाता है ना, ये है। इसके बाद है सल्फर का एसिड मॉलिक्यूल एंड CO2, सल्फर S8 मॉलिक्यूल एंड CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सल्फर एसिड मॉलिक्यूल एंड CO2 का स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे NaCl वाला मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनना, ठीक है, या फिर MgCl2 या Na2O एंड MgO, ये दे रखे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इनके। और एक रिएक्शन और है थर्मिट रिएक्शन, 16 नंबर, थर्मिट रिएक्शन। अब मैं इसमें से डायग्राम की बात करूं तो केमिस्ट्री के डायग्राम लास्ट 2-3 साल से काफ़ी सारे आ रहे हैं, केमिस्ट्री के डायग्राम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो डायग्राम्स हैं, नंबर फर्स्ट टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर H2 गैस। नंबर सेकेंड है रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन वाटर का निकालना, इसका डायग्राम, क्रिस्टलन वाटर रिमूविंग डायग्राम, ठीक है। नंबर थर्ड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वाला डायग्राम, रिएक्शन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, ये डायग्राम बता रहा हूं मैं, रिएक्शन तो है ही है। स्लैग्ड लाइम,
नंबर 5, लास्ट ईयर बीकर का डायग्राम दिया था एकदम सिंपल सा, इस बार कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब या स्पैचुला, कोई भी डायग्राम दे सकता है, याद रखना है ना। ये सिंपल डायग्राम है, ये मैं टॉपिक वाले डायग्राम बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स एंड साइंस ऑन एसिड और बेस, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ H2, ये है टेस्ट फॉर H2, ये है फॉर्मेशन ऑफ H2, शुरुआत में ही दे रखा है, सबसे पहला डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ H2, जिसमें कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है ऐसे करके, HCl और शायद Zn वाला है ना, Zn प्लस HCl, फॉर्मेशन ऑफ H2, और है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का सेक्शन तुम्हारा हो गया। इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे लगा है वो मैंने छांट के इसमें लिखे हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला है बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी में से जो छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं या फिर 1 मार्क्स वाले हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन जो हैं, अपन सारे क्वेश्चंस एक बार में देखते हैं, है ना। तो देखो, जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो जनरली बनते हैं पार्ट्स ऑफ ऑर्गन ऑफ सिस्टम। नंबर फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम, यानी कि कौन सा ऑर्गन किस सिस्टम का पार्ट है या कौन सी ग्लैंड किस सिस्टम में काम करती है। जैसे किडनी किसके लिए काम करता है, ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है, या फिर कौन सी ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गन, जैसे ब्रोंकी किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ऐसे करके कौन सा ऑर्गन किस सिस्टम का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड का नाम दे दिया और पूछेगा ये मेथड किस में मिलता है, या फिर ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया और पूछेगा कि इसमें कौन सा मेथड मिलता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरी चीज, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ग्लैंड्स से हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, यहां से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से बड़ा वाला भी बन जाता है, जैसे गोइटर वगैरह के बारे में या इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज के बारे में, है ना। हार्मोन का नाम देके कौन सी ग्लैंड से निकलता है, ग्लैंड का नाम देके कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, या फिर फंक्शन भी पूछ सकता है कि इस फंक्शन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। ये एमसीक्यू और फिलअप्स दोनों में आ जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स वाले में भी आ जाता है। एंजाइम्स भी पूछ सकता है कि पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाले एंजाइम्स इनमें से कौन सा है जो पैंक्रियाटिक जूस में मिलता है, या इनमें से कौन सा एंजाइम जो है या कौन सा सब्सटेंस जो है वो बाइल में मिलता है, या बाइल का फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आता है यहाँ से। डेफिनेशंस आपको याद करनी है, डाइजेशन की, एक्सक्रेशन की। डेफिनेशन, जिनके चांसेस हैं डाइजेशन, एक्सक्रेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी याद करनी है, और फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी याद करनी है, और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है। इसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पॉलिनेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये चीजें याद करनी है। फूड चेन के एग्जाम्पल, ये याद कर लेना कि कौन सी फूड चेन जो है, जैसे टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल पूछ लिया या एक्वेटिक का, तो उस हिसाब से बना के आना है, ठीक है। इसके बाद ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के इस बार के आने के चांसेस हैं। ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, जैसे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप देने के बाद में और बच्चों के ब्लड ग्रुप पूछे, या बोल देगा कि इस ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, इस चीज के चांसेस हैं, ठीक है। एसटीडीज में क्या चीज पूछता है, एसटीडीज में से क्या आएगा, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है या वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है, इसमें से कौन सी क्योरेबल है या कौन सी नहीं है, ये चीज पूछी जाती है। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन, इम्प्लांटेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड,
सीड के जर्मिनेशन का डायग्राम भी आने के चांसेस हैं, और सीड का जर्मिनेशन मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के, या फिर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इन दोनों के एग्जाम्पल्स, ये चीज भी इंपॉर्टेंटली करनी है। इसके बाद लास्ट ईयर ओजोन वाले में से आया था, हालांकि पूछने को रिपीट भी दे सकता है, लेकिन इस बार चांसेस हैं गार्बेज डिस्पोजल के, गार्बेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, गार्बेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, बड़ा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट और एक्सक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों के चांसेस हैं। 9 नंबर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन फिशेज, ठीक है, एक्सक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये और वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, ये और में आते हैं वैसे, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई एक टॉपिक दूसरे वाले के साथ में और में दे दे, इसीलिए मैं जो मेनली टॉपिक्स हैं उनको बता रहा हूं, है ना। अगला अपना है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ये डेफिनेशन वाले में भी आ जाता है, सिनेप्स वाला भी आ जाता है। सिनेप्स वाला तो बार बार पूछ लेता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिग्नल का ट्रांसमिशन कौन सी जगह कौन से फॉर्म में होता है, तो न्यूरॉन के अंदर किसी जगह पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, और खाली जगह जो सिनेप्स है वहां पे केमिकल फॉर्म में होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एक्शन एंड आर्क, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की रेंज, ब्लड प्रेशर, प्राइमरी फिल्ट्रेट कितना होता है यूरिन का, 180 लीटर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डायग्राम्स की, तो बायोलॉजी में से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बाद में एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूरॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूरॉन। ये बायोलॉजी के हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वैसे तो तुम्हें सारे के सारे कंप्लीट साइंस तुम्हारी होनी चाहिए, कंप्लीट वो होनी चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से ज्यादा ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि तुम इन्हीं टॉपिक्स के भरोसे पे रह जाओ, है ना। करना अपन को पूरा है, पूरी साइंस करनी है, पूरी साल जो मेहनत करी है उस चीज को बार बार अब तक जो रिवाइज किया एक बार और पूरे को रिवाइज करना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा जोर दे के मेहनत करनी है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का भी कर लेना थोड़ा। ब्रेन के पार्ट्स में से फंक्शनिंग पूछ लेता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, फंक्शन देके पूछ लेगा कि कौन सा ब्रेन का पार्ट यहाँ पे इसके लिए काम करता है, इस फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये तो मैंने ऊपर बोल ही दिया वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, फिजिक्स में एमसीक्यूज एंड फिलअप्स कहाँ से बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बड़े क्वेश्चंस वैसे मैं सबसे पहले तुम्हें एमसीक्यू फिलअप से ही चलते हैं, चलो। नंबर फर्स्ट देखो, फॉर्मूला और यूनिट, यहां से एमसीक्यूज में आता है कि फॉर्मूले दे दिए और पूछ लिया कि बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है, या फिर किसी क्वांटिटी का नाम दे दिया और पूछेगा कि बताओ इसकी यूनिट इसमें से कौन सी है। तो कुछ ना कुछ इसमें से यहां से पूछता है, ठीक है। ये ब्लर कर रहा है क्या, चलो ठीक है। तो एमसीक्यूज एंड फिलअप्स जो है वो फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, किस चीज की मेनली, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला एंड यूनिट, मेनली पावर एंड एनर्जी। ये दोनों ही टॉपिक हाईलाइटेड हैं भैया, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। पावर जो है वो लेंस की भी हो सकती है, लेंस पावर, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज फिलअप्स। सेकंड जो है
एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में से कैसे पूछेगा, जैसे दे दिया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एन एग्जांपल ऑफ, अब उसमें ऑप्शन दे दिए डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या जो भी XYZ एग्जांपल दे दिए, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के इसमें से एग्जांपल है, फिनोमेना के नाम दे देगा, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। हाईलाइटेड टॉपिक है ये भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपन को करना है इंपॉर्टेंटली। लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन भी आता है, लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एप्लीकेशन उसमें बोल देगा कि इधर की साइड से इधर चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बताओ फोर्स किधर की साइड में लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंस, मिरर और लेंस दोनों के यूजेस कहां कहां पे यूज होते हैं। यूज के बारे में डायरेक्टली भी पूछ सकता है, 2 यूज लिख दो, 2 नंबर का दे दिया, या फिर यूज के बारे में ऐसे भी पूछ सकता है कि तुम्हें कोई यूज दे दिया और यूज के बारे में पूछ ले कि यहाँ पे कौन सा लेंस या कौन सा मिरर यूज होता है, ये MCQ फिलअप्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 जो है आगे, हाँ, स्लैब से रिफ्रैक्शन और रिकॉम्बिनेशन, रिफ्रैक्शन बाय स्लैब यानी कांच की पट्टी से, और स्लैब के साथ में क्या बोल रहा था मैं, रिकॉम्बिनेशन न्यूटन का, और किसने दिया था ये भी पूछ सकता है ना, रिकॉम्बिनेशन। ये डायग्राम वाले में भी है, डायग्राम ही हो गई ये तो। जब ये बोल रहा हूं मैं तो साथ में स्नेल लॉ भी चलता है बेटा, स्नेल्स लॉ यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि स्नेल ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आई, ह्यूमन आई का डायग्राम भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन आई के पार्ट्स के फंक्शनिंग भी, ठीक है। कौन सा पार्ट क्या काम करता है ये चीज यहां से पूछी जाती है। या फिर दोनों जो हमर हैं, वाइट्रस हमर और एक्वस हमर, कौन सी चीज के बीच में मिलता है। अब उसने पूछ लिया कि इन दोनों पार्ट्स के बीच में कौन सा हमर मिलता है, तो वाइट्रस या एक्वस फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये वाला, है ना। इसके बाद डेफिनेशंस या फिर फंक्शन समझ लो एक तरीके से। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, मैं अगले पे चलता हूं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, और ये जो थे रियोस्टेट वगैरह, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है ना। इसके बाद कंपास, कंपास का काम क्या होता है, ठीक है। अब कंपास डायरेक्शन तो बताता ही है, लेकिन चैप्टर में हमारे पास क्या काम है, तो कंपास की निडल कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ डिफ्लेक्ट करती है, तो किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशंस वगैरह में या यूजेस में अगर मैं बात करूँ तो कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट में, प्रेस बायोपिया के ट्रीटमेंट में, हाइपरमेट्रोपिया के ट्रीटमेंट में कौन कौन से लेंसेज का अपन यूज करते हैं, ठीक है, और इनके बारे में। प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कैटरेक्ट, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ लास्ट ईयर भी आया था, और ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, हर बार के लिए टॉपिक है ओम्स लॉ, और इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसका डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सिंबल्स की टेबल दे रखी है कि कौन सा वाला सिंबल किस चीज का है, ये ऑप्शन वाले में दे सकता है, सिंबल बना के दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से ये जो सिंबल दे रखा है ये किस चीज का है, ठीक है। तो सिंबल्स,
कैलकुलेशन वाले में, न्यूमेरिकल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और नंबर ऑफ जूल्स या फिर वॉट सेकेंड्स इन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसके बाद डायग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम्स पे भी चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूं। प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल की डेफिनेशन, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, लेंस और मिरर दोनों के लिए प्रिंसिपल फोकस एंड पोल की डेफिनेशन, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हो और फोकस पे रखा हो, इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहां हो, बिटवीन सी एंड एफ या फिर ऑन एफ, ठीक है। लेंस और मिरर वाले में दोनों में ही, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे मैं अभी आगे चलता हूं कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं। उससे पहले डायग्राम्स बता देता हूं एक बार। तो डायग्राम्स हैं सोलेनॉइड, लूप, बार, मैग्नेट। ये तो हर बार के डायग्राम है भाई। सोलेनॉइड लगातार 3-4 साल तक सोलेनॉइड आया है, ठीक है, और ये कभी भी आ सकता है। सोलेनॉइड, लूप, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, लूप, बार मैग्नेट, डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट और क्लोज्ड और ओपन सर्किट। सिंपल वाले डायग्राम, सिंपल वाले में क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम्स में इसके लिए, ठीक है। और इसमें शायद हाँ डोमेस्टिक तो सर्किट मैंने बता ही दिया तुम्हारे लिए। इसके बाद बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन सी चीज़ों के बेसिस पे आते हैं। तो जनरली 1 नंबर के न्यूमेरिकल, 2 नंबर के, या फिलिप्स में भी न्यूमेरिकल्स, या फिर जनरल क्वेश्चंस जैसे कि प्लेन मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज कितनी दूरी पे होगी, ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे होगी, तो वही डिस्टेंस डबल कर देना है, और मिरर से कितनी पे होगी तो डिस्टेंस सेम रखना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखेंगे। न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल्स R = 2F, इस फॉर्मूले के बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स। फोकल लेंथ दे देगा और क्या पूछेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, फोकल लेंथ पूछेगा। दूसरा P = 1/f, यानी फोकल लेंथ देके पावर पूछना लेंस की, या पावर देके फोकल लेंथ पूछना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से न्यूमेरिकल आते हैं इन दोनों टॉपिक्स में से ही, ठीक है। यहां पे जो फोकल लेंथ है वो अपन को मीटर में रखनी है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटर में रखनी है, सेंटीमीटर में रख दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला, इन दोनों के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकता है। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, और यहां पे क्या कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 times magnified image रियल 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified image, इस क्वेश्चन को कर लेना है ना। 3 times magnified image of an object, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे, तो यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जो इमेज है वो 3 times मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है। अब अपन को क्या बताना है, इमेज का डिस्टेंस इसका बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों में से किसी के लिए कि फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, या ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, और क्या निकालना है अपन को, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, वहां पे इमेज का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं।
जैसे इस वाले में से क्वेश्चन कैसे दे दिया, जैसे फोकल लेंथ दे दी कि 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, माइनस के 50 सेंटीमीटर, तो बताओ पावर कितनी होगी। तो -50 का मतलब हो गया माइनस के 0.5 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ आएगी 2 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन की कॉस्ट, एनर्जी कंजप्शन की कॉस्ट किस में पूछेगा, जैसे बोला कि एक घर में ये डिवाइसेस हैं, वो एक दिन में 8 घंटे चलते हैं। अब बताओ एक महीने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करेंगे और 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितना बिल आएगा। तो ये एनर्जी कंजप्शन की कॉस्ट पूछ सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन, मैंने अभी वो बोला था स्नेल्स लॉ। लेटरल इन्वर्जन ये होता है किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, कि जो इमेज का राइट साइड है वो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होती है, जो इमेज की लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है। इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। प्लेन मिरर का इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी समझ लो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें से रेजिस्टेंस वाले में से, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन देखो, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है। अब ये इसने जोड़ दिया ऐसे करके, प्लस ये माइनस। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को सिंपल सी चीज है, जहां से सेल या बैटरी कनेक्टेड है उस जगह को खोल दो। सेल बैटरी कनेक्टेड है उस जगह को खोलेंगे तो इस हिसाब से अपन निकालेंगे। देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, R4, R5, ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब इस कॉम्बिनेशन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बैटरी वाली जगह पे से क्या कर दो, इसको खोल दो। बैटरी वाली जगह से खोल दिया, ऐसे करके खोल दिया। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, खुलने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, खुलने के बाद ऐसे दिखेगा। तो ये पूरा एक दूसरे के, ये दोनों पैरेलल हैं, ये तीनों एक दूसरे पैरेलल हैं। पहले इन दोनों का पैरेलल का निकाल लो, इन तीनों का पैरेलल का निकाल लो, और ये एक दूसरे कैसे हैं, सीरीज में, फिर उनको जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस यहां पे निकालेंगे। इस तरीके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मैंने आपको जो मुझे लगा, मैंने 3-4 साल के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद में जो भी निचोड़ बनाया है मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी चीज पर डिपेंड होकर रह जाओ, रिवीजन पूरी साइंस का करना है, लेकिन इन तरीके के क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को मेनली देखना है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत शानदार जाएगा। राधा रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। श्री राधे।